Assalamualaikum. क्या हाल है बेटा आप लोग के? Hope you guys are doing well. Welcome to Physics First. So in today's session, we'll be solving October-November 2025 P11, which is for O levels. Let's move to our session. As I told you कि हमारे पास October-November 2025 P11 है, 1 hour का पेपर है, O levels Cambridge है. यूज HB और B पेंसिल. मल्टीपल चॉइस को आंसर शीट में मार्क करना है. 40 MCQs हैं, 10-10 का सेट बनाकर 1 till 10 MCQ हो गए. बबल शीट में जाके मार्क कर दिया लाइक दिस. 40 मार्क्स का पेपर है. ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लीजिएगा. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसे पढ़ा करो. करेक्शन फ्लूइड जो रिमूवर होता है ना, वो यूज़ नहीं करना है. बार कोड्स पे भी नहीं लिखना है. 16 मार्क्स पेजेस हैं इस पेपर में. एंड क्वेश्चन नंबर 1, वी आर स्टार्टिंग ऑफिशियली दिस पेपर एट 2:07. ठीक है, और दोनों पेपर हम लोग एक साथ खत्म करेंगे. तकरीबन डेढ़ घंटे से 1 hour 40 minutes लगेंगे दोनों को कंप्लीट करने में. अच्छा जी. ऑब्जेक्ट एक्स इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ रूलर. बट यहाँ पे देखो, ये डेड एंड लेंथ भी आ रही है. सही है. द रूलर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अनदर रूलर टू मेजर द डेड एंड करेक्शन. तो बेटा डेड एंड करेक्शन हमारे पास कितनी आ रही है? ये आ रही है हमारे पास 0.2. सही है. और ये कितनी थी बेटा? 1.1. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1.1 प्लस 0.2, यानी 1.1 प्लस 0.2 1.3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हमारे पास सी आंसर है. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्केलर और वेक्टर. Which row show the scalar quantities and vector quantities? तो स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स नहीं है, टेम्परेचर है. डिस्प्लेसमेंट नहीं, मास नहीं, फोर्स नहीं. डिस्टेंस, फोर्स, वेट नहीं, ये दोनों है. सही है बेटा. दैट मीन्स आंसर पर एक ही बन रहा है. वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, वेट भी है, तो डी आंसर है. Diagram shows speed time graph for two objects moving with uniform acceleration. Student uses graph to make two conclusions. Okay. The distance covered by object P is 26 meter less than the distance covered by object Q. Speed time graph given or distance निकालना हो, identify the shape of the graph and apply the area. It is the graph. तो distance of P क्या होगा बेटा हमारे पास? हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट. बेस लेंथ कितनी है बेटा हमारे पास? 4 एंड हाइट है 6. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 मीटर. ठीक है, ऐसा ही है. हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट. सही है. सही, परफेक्ट. अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू निकालते हैं. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू हमारे पास क्या होगा? यही हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट. बेस लेंथ है 5 और हाइट है 10. तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 25 मीटर. ठीक है. अब इसने पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड बाय पी इज 26 मीटर्स लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू. ये गलत है, क्योंकि बेटा हमारे पास अगर दोनों में डिफरेंस निकाले ना, तो Q इज कवरिंग मोर डिस्टेंस देन P. कितना? 25 माइनस 12. तो आंसर आ रहा है 13 मीटर. ठीक है बेटा, तो दैट इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. अब दूसरी बात सुनते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ P इज 0.5 मीटर पर सेकंड लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ P. दोनों की एक्सेलरेशन निकालते हैं बेटा. A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी. इसकी क्या हो जाएगी बेटा? 6 माइनस 0 अपॉन 4. ये हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय 4. व्हाट इज दिस? 6 divided by 4 is 1.5. इसका p minus u upon t. 10 minus 0 upon 5. इसका आंसर आएगा क्या बेटा? 2. सही है बेटा. तो हमें दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन ऑफ q इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ p. कितना बेटा? 2 माइनस 1.5 0.5. सही है बेटा. तो क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ p इज 0.5 लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ q. सही बात है. p की एक्सेलरेशन कम है और q की एक्सेलरेशन ज्यादा है. तो p की एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम है, ये सही बात है. विच कंक्लूजन्स आर करेक्ट? ओनली 2.
सही है बेटा। तो इसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें। पहले हमने डिस्टेंसेस को निकाल के कंपेयर किया और हमने डिक्लेयर किया स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। फिर हमने एक्सेलरेशंस को निकाल के कंपेयर किया और हमने कंक्लूड किया स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। P time graph represent the motion of the railway train making a short stop at a station. शॉर्ट स्टॉप मतलब गाड़ी रुकेगी, स्पीड जीरो होगी और एक ही ग्राफ है जो यहाँ पे स्पीड को जीरो दिखा रहा है। ठीक है बेटा, और कोई ग्राफ जीरो पे आ ही नहीं रहा, इस वजह से सी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डायग्राम शोज एन एथलीट डूइंग press ups on the floor. The athlete is using both hands. The area of contact of each hand is with the floor is S. The athlete toe act as a pivot. Okay बेटा, ये हमारे पास pivot है, सही है। The weight W act through X. ठीक है, the distance between his toe and point X is 3/4 the distance between his toe and shoulder. Okay बेटा, पहले एक काम करो, डिस्टेंस बिटवीन द टो एंड शोल्डर को मार्क करो। ये शोल्डर आ गया हमारे पास, ये टो आ गया हमारे पास। और इसको अगर मैं नाम दे दूं यहां पर बेटा कि दिस इज आवर डिस्टेंस एक्स। ठीक है बेटा, हमसे क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टो एंड पॉइंट एक्स इज 3/4, यानी हमसे बोला गया है ये पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स और टो के दरमियान का फासला कितना है बेटा, 3/4 टाइम्स एक्स। ठीक है बेटा, बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रेशर exerted on the palm of each athlete's hand। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होता है मई जून के मुकाबले में, क्योंकि रीटेक एग्जामिनेशन होता है तो इसके अंदर टेक्निकल सवाल आते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस हाई डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन, गो टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर, भले वो आईजीसीएसई हो भले वो ओ लेवल्स हो। तो सॉल्व करते हैं बेटा ऐसे। क्या बोल रहे हैं, प्रेशर क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, अबाउट द पिवट हमारे पास ये डब्ल्यू जो है ना, ये कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो फोर्स शोल्डर पे लग रही है ये क्या कर रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही बेटा, तो इन दैट वे अगर मैं आपसे बात करूं क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, एंड इन दैट वे हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास करवा रहा है कौन, W, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3/4 टाइम्स x, एंड क्लॉकवाइज मोमेंट करवा रहा है फोर्स ऑन द शोल्डर्स, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास क्या, x। ठीक है बेटा, x से x कटेगा तो हमारे पास f क्या आ जाएगा, f आ जाएगा 3W/4। बेटा वी हैव फाउंड आउट द फोर्स। अब इस फोर्स की मदद से आई रीच टू द प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा फोर्स है हमारे पास 3W/4 डिवाइड बाय एरिया, हमारे पास क्या है बेटा, दोनों के दोनों हाथ इन कांटेक्ट में है। सही बेटा, तो एक हाथ का एरिया है हमारे पास एस, दो हाथों का एरिया क्या होगा हमारे पास 2s। ठीक है बेटा, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हो जाएगा, एंड फाइनल आंसर क्या आएगा 3W/8s। तो आंसर इज बी। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ हुआ है, तो अच्छा सवाल है, इसे गो थ्रू आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एंड रिकॉर्डिंग हमेशा हमारी यूट्यूब पे वर्कशॉप की सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, एंड यूट्यूब की रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन में ही मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा। वैसे तो पीडीएफ आप लोगों की ड्राइव पर अपलोड हो जाती है। अच्छा जी, पैराशूटिस्ट falls towards ground at constant speed with fully open parachute। सही है बेटा, कांस्टेंट स्पीड बोला है बेटा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो गई है। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट।
कैसी बातें कर रहा है? द अपवर्ड फोर्स ऑफ द पैराशूट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पैराशूट। हाँ, upward force on the parachute is greater, terminal velocity अचीव हुई भी है, upward force on the parachute is less than the weight, no. B. Student measures density of irregularly shaped stone. क्या आइटम्स ऑफ द इक्विपमेंट जरूरी है? बेटा, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। मास मेजर करने के लिए बैलेंस चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। टेबल शोज एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग वेरीज विद लोड। सही है बेटा। Between which two loads is limit of proportionality? First, let's identify limit of proportionality आएगी कहाँ? तो कहाँ पर आएगी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी? वो पॉइंट जिस तक लोड एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा देखो, लोड डबल हुआ, एक्सटेंशन डबल हुई, सही है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। लोड ट्रिपल हुआ, एक्सटेंशन ट्रिपल हुई, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। लोड क्वाड्रपल हुआ, एक्सटेंशन भी 4 गुना बढ़ गई, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। लोड 5 गुना बढ़ा, एक्सटेंशन भी 5 गुना बढ़ गई, अभी भी हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। बट जब लोड 6 टाइम्स बढ़ा, एक्सटेंशन 3 का 6 क्या होगा, 18 होनी चाहिए थी, यहाँ हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, यानी यहाँ कहीं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो किन दो पॉइंट्स के दरमियान है? 10 एंड 12। ठीक है। Man is standing on at rest on the surface of earth. Weight of the man is the gravitational force act on him. सही है। According to Newton's third law, weight of the man is one force in a pair of forces. Which force is other force in pair? कौन सी फोर्स हमारे पास दूसरी फोर्स है जो पेयर में लग रही होगी? तो हमारे पास क्या होगा बेटा? वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो फोर्स अपवर्ड होनी चाहिए, तो अपवर्ड फोर्स होगी। ठीक है बेटा। अ फोर्स अपवर्ड ऑन अर्थ। ठीक है बेटा, अ फोर्स अपवर्ड ऑन अर्थ, तो अर्थ से अपवर्ड फोर्स लग रही होगी जो इस फोर्स को बैलेंस कर रही होगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर बनेगा 9C। Volume pressure of sample of gas at constant temperature are measured and plotted. The pressure to be decreased to 12.5 kilopascal. अच्छा बेटा, मेरी बात सुन, ये P1 है, ये V1 है, ये डिक्रीज टू, ये P2 बता दिया, न्यू वॉल्यूम V2 निकालनी है। वो बॉयल्स लॉ बोलता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, V2 हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। P1 हमारे पास क्या है बेटा, 30 किलो पैस्कल, V1 है हमारे पास 5, एक्सपोनेंट -5, ये जरूर लीजिएगा, इसकी गलती नहीं करिएगा। ठीक है। एंड P2 हमारे पास क्या है बेटा, 12.5 किलो। तो लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारे पास। 30 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट -5 डिवाइड बाय 12.5, 1.2 एक्सपोनेंट -4। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा E। डायग्राम शो द सॉलिड मेटल ब्लॉक। क्या इक्वेशन है डेंसिटी की? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है बेटा। स्टूडेंट balances non-uniform object on a pivot. To do this, weight is suspended near the left hand end as shown. Where is the center of gravity? बेटा मैंने आपको क्या बताया है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या यहाँ होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास कम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी? यस, क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है। अब एक और मर्तबा इसे बाइसेक्ट करो,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी, नहीं, मास कम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी, यस, मास ज्यादा है। और एक रीजन ये भी है बेटा, जब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी तो देखो ना, ये वाली वेट का क्लॉकवाइज मूवमेंट इसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से को बैलेंस करेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो हमारे पास आंसर है डी। जहाँ ज्यादा मास होता है वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड। कितनी सोर्सेज रिन्यूएबल हैं बेटा? सोलर है, जियोथर्मल है, विंड है, टाइड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी है, न्यूक्लियर नहीं है, और फॉसल फ्यूल नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारे पास 5 आ रही हैं, तो हमारे पास आंसर सी हो जाएगा। स्टूडेंट, हीट्स a substance in which particles are in fixed position and vibrate। बेटा सॉलिड की बात हो रही है। After a short period of time heating, particles start flow past each other, but the forces between particles remain strong। लिक्विड है बेटा। तो हमने क्या ट्रांजिशन देखा है सॉलिड से लिक्विड का? इसका मतलब मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Student investigate how changing the temperature of a gas affects the volume। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। बेटा जब मैंने पढ़ा प्रेशर केप्ट कांस्टेंट है, तो हमने बोला वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप होगी। और वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप हमारे पास क्या होती है? डायरेक्ट। यानी हमारे पास स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन होगा, प्रोवाइडेड दैट हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में हो। बट अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं है तो हमारा ग्राफ जाएगा यूं, ठीक है बेटा। वॉल्यूम इस तरफ और टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है तो यूं जाएगा। तो हमारी पहली प्रायोरिटी हमें ये ग्राफ मिल जाए, नहीं मिला तो हम इसको फॉलो करेंगे। सही है बेटा, तो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है बेटा। तो हेयर टेम्परेचर मस्ट बी इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सैंपल ऑफ सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम्स लिक्विड। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट अबाउट द सैंपल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज करेक्ट? बेटा ड्यूरिंग मेल्टिंग हो रही है ना, मेल्टिंग यानी स्टेट चेंज, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0। टेम्परेचर चेंजेस, नो। टेम्परेचर कांस्टेंट, यस। फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स बिकम स्ट्रॉन्गर। मेल्टिंग हो रही है, फोर्स स्ट्रॉन्ग क्या होगी? वीक होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है बेटा। टेम्परेचर का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से होता है। बी आंसर है। 4 metal cans are identical except color and texture। 100 centimeter cube of water and 70 centimeter cube of water is poured in each can। 100 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पे चारों में डाला गया है, कौन सा सबसे जल्दी कूल होगा? तो बेटा ब्लैक एंड डल क्या होते हैं? बेस्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ हीट। सही है बेटा। तो व्हाट वी आर लुकिंग एट कि हमें ब्लैक एंड डल मिले, तो ब्लैक एंड रफ सही है, ब्लैक शाइनी नो। तो ये आंसर है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो 17A इज आर करेक्ट आंसर। सेंटेंस डिस्क्राइब साउंड वेव, 3 words आर बीइंग omitted। 3 word मिसिंग है। साउंड वेव्स आर longitudinal wave consist of a region of high pressure called compression and a region of low pressure called rarefaction। An echo occurs when sound wave is reflected, ठीक है बेटा। In that way ये आंसर है। A ray of light is striking the plane mirror at an angle of incidence 20 degrees। The angle of incidence is increased by 5 degrees। What is the new angle of incidence? बेटा angle of incidence जब increase हो गया है 5 डिग्री, तो अब नया angle of incidence क्या होगा? 25 degrees। क्या पूछ रहा है?
व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे? अच्छा जी, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान का एंगल पूछ रहा है, यानी ही इज बेसिकली आस्किंग द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हमारे पास दिस वन इज नॉर्मल और मैं बोल रहा हूं ये एंगल मेरे पास है 25 डिग्री, तो ये एंगल भी 25 डिग्री होगा। ही इज आस्किंग अबाउट ये एंगल क्या है, तो क्या होगा बेटा? 50 डिग्री। डी आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। विच लिस्ट शोज द फॉलोइंग लिस्ट शोज द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स? कौन सी लिस्ट शो कर रही है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी? बेटा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये सीक्वेंस होती है, रॉय जी बेव। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। ठीक है बेटा, तो रेड शुरू में होना चाहिए एंड वॉयलेट एंड में होना चाहिए, डी। ठीक है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो होना चाहिए था, यहाँ पे है नहीं, लेकिन वॉयलेट। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओ is placed near a thin converging lens. The rays are shown passing. Which row describe the image formed and the position of the principal focus? बेटा ये principal focus है, R principal focus है, और इमेज हमारे पास क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड ऑब्जेक्ट के मुकाबले में डिमिनिश्ड है। लेट्स सी, रियल और प्रिंसिपल फोकस की पोजीशन क्या है? आर। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल फोकस इज फोकल पॉइंट बाय द वे। विच रे डायग्राम इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट तो बेटा हमारा आंसर है डी। क्यों डी? क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल टू द नॉर्मल जा रही है, तो ये सीधा क्यों नहीं निकली? 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये पैरेलल टू द नॉर्मल जा रही है, सीधा क्यों नहीं निकली? इसलिए ये नॉट करेक्ट है। बाकी में देखो, मैं बनाता हूँ इसका नॉर्मल, यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, पैरेलल टू द नॉर्मल है, यहाँ पे सीधा जा रही है, ये देखें। ठीक है, नॉर्मल बनाया, अब वाटर से एयर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ये भी ठीक है। नॉर्मल बनाया, सीधा निकल गई। नॉर्मल बनाया, प्रोस्पेक्ट से एयर में जा रही है, स्पीड अप हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो तीनों डायग्राम्स आर फॉलोइंग द करेक्ट कॉन्सेप्ट। डी इज नॉट करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर की डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है, और बोल रहे हैं एंगल y इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो हमारे पास यही होगा, जितना हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है बेटा, सही है। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Firework is launched vertically from ground. Firework reaches a height of 360 meters. Firework explode and producing colored light. The student on the ground below the firework incorrectly measures the time between seeing the colored light and hearing the explosion. Light जो उससे दिखी है वो तो instantly दिख जाएगी, आवाज सुनने में टाइम ये लगा है। विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट, स्टूडेंट ने खुद बोला है कि इनकरेक्टली मेजर की है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एको का कॉन्सेप्ट नहीं है। 360 डिवाइड बाय 1.8, 200 आएगा शायद, यानी आंसर है हमारे पास ये। ठीक है बेटा, और जस्ट इमेजिन अगर ये हमारे पास फायर वर्क है, बहुत अजीब सा फायर वर्क है। ठीक है बेटा, और बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है,
तो साउंड ने डायरेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट टू द फायरवर्क, फ्रॉम द फायरवर्क टू द स्टूडेंट मूव किया है। तो इसका टाइम हमें पता है 1.8 सेकेंड, और हमें डिस्टेंस पता है 360 मीटर। तो इससे हमने स्पीड निकाल ली। ठीक है। लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस साउंड, फ्रीक्वेंसी दिस, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज। बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा है। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, एम्पलीट्यूड का ताल्लुक किससे होता है? लाउडनेस से। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो लाउडनेस इंक्रीज होगी। लाउडर साउंड, हायर पिच नहीं, पिच फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है, लाउडर साउंड सेम पिच। ठीक है बेटा, बी आंसर है। अच्छा जी, bar magnet is placed on a sheet of paper. Diagram shows field lines due to magnet. Soft iron bar is placed on the paper and on rectangle marked W Z. Okay. बेटा देखो, look at the field lines. यहाँ से field line निकल रही है। ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास है नॉर्थ और ये हमारे पास है साउथ। नाउ बेटा, अगर ये नॉर्थ है तो सिनेरियो क्या होगा हमारे पास? दिस विल बी टर्न्ड एज साउथ। आयरन, ये वाला एंड मैग्नेट साउथ बना देगा। दिस विल बी टर्न्ड एज नॉर्थ। ठीक है। तो जी क्या है हमारे पास? साउथ। एंड डब्ल्यू क्या है? नॉर्थ। बी आंसर है। ठीक है बेटा। विच मटेरियल इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर? मेटल्स को ढूंढना बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर पूछा है ना, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एल्यूमिनियम। स्टूडेंट, investigate electrostatic charge using a balloon and a cloth. The balloon and cloth are initially uncharged. Charging due to friction की बात हो रही है। The student rubbed the balloon with cloth. सही है। balloon gains negative charge. बेटा अगर balloon हमारे पास negative charge हुआ है तो बेटा हमारे पास cloth क्या हुआ होगा? cloth would be positive charge। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पे सेम होगा, क्योंकि जितना चार्ज बलून ने गेन किया है वही चार्ज हमारे पास क्लॉथ ने लूज किया है। सही बेटा। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन क्लॉथ? ठीक है। एंड एक और बात बोल रहा है, टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द बलून एंड क्लॉथ। तो बेटा ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, इन दोनों के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन। ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम मैं नीचे यहाँ रख देता हूँ। ठीक है बेटा। तो मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज क्लॉथ होगा इक्वल टू क्यू, क्योंकि पहले हमारे पास इक्वल टू क्यू था ये। ठीक है। साइन और चार्ज क्लॉथ क्या होगा? अगर बलून नेगेटिव है तो क्लॉथ होगा हमारे पास पॉजिटिव। एंड दोनों के दरमियान क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन। यानी आंसर है ए। स्टूडेंट कनेक्ट्स फोर सर्किट्स using two identical cells, two identical resistors and a motor. सही है। In which circuit does the coil of motor rotate fast? If you want the coil of motor to rotate fast, हमें करंट ज़्यादा चाहिए। तो बेटा यहाँ पे तो सीरीज में सर्किट है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो यहाँ पे करंट कम होगा, तो मोटर फास्टर रोटेट नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे पास करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम है ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट ज़्यादा होगा, मोटर फास्ट रोटेट करेगी। ठीक है। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे सेल्स भी सीरीज में लगे हुए हैं, तो बेटा यहाँ पे ईएमएफ भी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ पे दोनों सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो बेटा देयर विल नॉट बी एनी इंक्रीज इन ईएमएफ। सही है बेटा, पैरेलल में ईएमएफ सेम रहती है। तो ये बात तो सही है, ये बात सही नहीं है। ठीक है। तो इन दैट वे हमारे पास बी आंसर होना चाहिए। व्हाट वी वांटेड, हम चाहते थे कि हमारे पास पावर बढ़ाने के लिए
करंट भी बढ़ जाए ताकि पावर ऑफ द मोटर बढ़ जाए, वोल्टेज भी बढ़ जाए ताकि पावर ऑफ द मोटर बढ़ जाए। तो दोनों काम हमारे पास ऑप्शन बी में फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, so that motor coil can rotate faster. Diagram show the lightning strike. Charge flows between cloud and object on the ground. During the lightning strike, current इतना flow हुआ है इतने टाइम में, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, Q equals to IT. करंट है हमारे पास 2.8 इंटू 10⁻⁴, टाइम कितना है 52। बेटा ये जो छोटा सा m है इसका मतलब क्या होता है, मिली, तो एक्सपोनेंट -3 भी लगाना। 2.8 exponent 4 multiplied by 52 exponent -3, 1456, जो कि राउंड ऑफ होकर 1500 हो सकता है, 1500 ए। ठीक है, तो 30th ए इज आर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर। सही है बेटा। द करंट इन द कंडक्टर इज इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन करंट, इसका मतलब ये है लाइक करंट्स। लाइक करंट्स क्या करते हैं बेटा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं दैट दे अट्रैक्ट। सही है बेटा। तो फोर्सेस हमारे पास कैसी होंगी, दोनों के ऊपर ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, लाइक अगर मैं साइड में आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊं, तो ये दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों के दरमियान क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगी। सही है, तो फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है। कंडक्टर्स आर फोर्स्ड अपार्ट, नो, कंडक्टर्स आर फोर्स्ड टुवर्ड्स ईच अदर। डी। Which component is not needed to make simple DC motor work? बैटरी चाहिए, ब्रशेस चाहिए, डायोड की जरूरत नहीं है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी चाहिए डीसी मोटर के लिए। कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में चेंज इन टेम्परेचर डिटेक्ट करता है? तो टेम्परेचर का ताल्लुक है थर्मिस्टर से। सही है। इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट is powered by 230 volts. What is the appropriate fuse rating? पहले करंट निकालो। I equals to P upon V होगा, 2 किलोवाट यानी 2000 वाट डिवाइड बाय 230, 8.69। ठीक है बेटा, तो करंट से ज़रा सा बड़ा फ्यूज होगा, और सेंसेबल आंसर हमारे पास यही है जो हम फॉलो कर सकते हैं। 1 और 5 बहुत कम रेटिंग है, 20 बहुत ज़्यादा रेटिंग है। सही है। स्टूडेंट यूजेस सिंपल आयरन कोर ट्रांसफार्मर। बेटा प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास ये, एंड सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास ये। इनपुट वोल्टेज टू द प्राइमरी कॉइल है हमारे पास ये, बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास वी एस अपॉन वी पी बराबर होता है एन एस अपॉन एन पी, यानी वी एस हो जाएगा हमारे पास एन एस वी पी अपॉन एन पी। ठीक है, तो वी एस हो जाएगा एन एस कितना है 200, वीपी कितना है 12, और एनपी कितना है 250। 200 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 250, 9.6 P. Four statement about the atoms are listed. Atom has nucleus surrounded by positively charged electron. Atom has nucleus surrounded by positively charged electron. ये कैसी बात की है? That is wrong. Most of the atom is empty. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, सही बात है। न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड विद एटम, ये गलत बात है। इसका मतलब सिर्फ ये सही जवाब है हमारे पास, 2 and 3 ओनली। सी। स्मोक अलार्म कंटेन्स रेडियो एक्टिव सोर्स। बेटा स्मोक अलार्म में हमें चाहिए होती है हाई आयोनाइजेशन पावर, यानी ये काम सिर्फ किसका है, अल्फा का। ठीक है,
The useful emission from S are blocked by few centimeters of air. So alpha particle can travel less than 7 cm in air. तो ये इशारा भी अल्फा की तरफ जा रहा है, ठीक है। विच यूजफुल रेडियोएक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय एस, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओनली, ठीक है। Planets in the solar system orbit the sun. Which statement is correct? There's a fourth. अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम अपनी डायग्राम बनाते हैं। ये सूरज है, ये प्लेनेट है, और ये प्लेनेट है, और ये हमारे पास ऑर्बिट है, ठीक है बेटा। तो there's a force on the planet which pulls the planet towards the sun, ठीक है। Now there's a force on each planet away from sun. Wrong. There's a force on each planet in the direction in which it travels. Wrong. There's a force on each planet opposite to the direction to which it travels. Wrong. There's a force on each planet towards sun. Yes. ये हमारे पास force होती है towards sun. A star is a distance of 4.2 light years from sun, from earth. What is 4.2 लाइट ईयर्स इन मीटर्स? बेटा मैंने आपको याद करवाया था 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर होता है। और अगर आप भूल गए हैं तो मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखाया था कि हाउ टू सॉल्व द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर इन 6.2, ठीक है। तो आप इसको भी माइंड में रख सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉल कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो अगर 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस हमारे पास है ये, तो 4.2 लाइट ईयर्स क्या होंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 9.5 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा ये, या आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 1 लाइट ईयर 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर का डिस्टेंस करता है। 4.2 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस करेगा, वी डिड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स हो जाएगा हमारे पास 9.5 एक्सपोनेंट 15 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 3.99 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी आंसर हमारे पास बन रहा है डी। व्हाट इज प्रोटोस्टार? तो प्रोटोस्टार हमारे पास क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैस कोलैप्सिंग, सही है, लेकिन डिक्रीज इन टेम्परेचर रॉन्ग है। क्लाउड ऑफ गैस कोलैप्सिंग सही बात है, इंक्रीज इन टेम्परेचर सही है। स्टार इज एक्सपेंडिंग नहीं बेटा, प्रोटोस्टार तो कोलैप्स करता है ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े, तो बी आंसर है। दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकंड पेपर, ठीक है। तो